नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपके साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आपका फिर से आज की क्लास में। चलिए जो है हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर क्या होती है, आपतित होती है, तो वो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। उसे अपन क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये जो प्रकाश का परावर्तन है इसके कुछ नियम होते हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन की जो आपतित किरण है, परावर्तन के लिए जो आपतित किरण है, अभिलंब है और परावर्तित किरण है, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो वो पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो इस तरीके से एंगल I बराबर एंगल R इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। इसके बाद हमने देखा था परावर्तक पृष्ठ के बारे में। तो जो परावर्तक पृष्ठ है वो कैसे बनाया जाता है? कोई कांच का एक पृष्ठ ले लेते हैं, उसके एक साइड जब रजत पॉलिश कर दी जाती है तो उससे दर्पण बन जाता है, जो कि क्या है? अपना परावर्तक पृष्ठ है। अब इसी दर्पण के बारे में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। उससे पहले मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी आपको बताई थी। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा था वक्रता केंद्र, जिसे अपन ने व्यक्त किया था C से। तो जो वक्रता केंद्र है, जिस गोलीय पृष्ठ का भाग है अपना क्या? मिरर यानी कि दर्पण, उस खोखले गोले का केंद्र वक्रता केंद्र C कहलाता है। जो अपना परावर्तक पृष्ठ यानी कि दर्पण है, उसका केंद्र क्या कहलाता है? ध्रुव यानी कि P। उसके बाद ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की जो दूरी है उसे अपन कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसके बाद देखा फोकस। तो जब कोई प्रकाश की आपतित किरण परावर्तन के पश्चात जहां पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अपन कहते हैं फोकस बिंदु। और फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। इस तरीके से वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। और ये अपने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर। अब जो है हम डिस्कस करने वाले हैं दर्पण के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि दर्पण क्या होता है, मिरर क्या है। कि कोई भी कांच का पृष्ठ है, उसकी एक साइड पॉलिश कर दे, तो अगर उसके एक साइड पॉलिश कर दे तो उसे अपन क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। कौन सी पॉलिश की जाती है? रजत पॉलिश की जाती है। अब ये जो आपके दर्पण होते हैं ना, ये 3 टाइप के होते हैं। कौन से? कितने टाइप के? 3 टाइप के होते हैं। और ये 3 दर्पण कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला मैंने यहाँ पर बनाया है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बनाया है? अवतल दर्पण बनाया है। ये जो आपका अवतल दर्पण होता है, ये अंदर की इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ना, ये परावर्तक पृष्ठ ही है ना अपना भाई, यही से तो प्रकाश की किरण क्या होगी? परावर्तित होगी। तो ये जो आपका परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की साइड धंसा हुआ हो तो उसे अपन कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है भाई। अगर किसी उसका परावर्तक पृष्ठ का, ये जो परावर्तक पृष्ठ है किसी दर्पण का, वो उभरा हुआ हो तो उसे अपन क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका ये परावर्तक पृष्ठ क्या हो? एक तरीके से एकदम समतल हो, उसे अपन क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहा जाता है। तो ये 3 क्या हैं? आपके दर्पण होते हैं। आई कैन यही बात समझ में? पहली चीज। अब देखिए इनसे जो है किस तरीके से प्रतिबिंब का निर्माण होगा। प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज। जैसे कोई चीज रखी है, उसकी इमेज कैसी बनेगी, उसका जो है प्रतिबिंब कैसा बनेगा और किस दर्पण में कैसा बनेगा। अलग अलग दर्पण में अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब जो है वो बनते हैं। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण में क्या होता है? जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है ना,
अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब आपका बनता है वास्तविक और सीधा। वास्तविक और उल्टा, क्या? वास्तविक और उल्टा, सीधा नहीं। हमेशा अपने जीवन में याद रखिएगा कि जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और जब भी प्रतिबिंब आभासी बनता है तो कैसा बनेगा? आभासी के साथ हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनेगा। कैसा? सीधा बनेगा। हमेशा याद रखिएगा, वास्तविक तो है तो उल्टा, आभासी है तो सीधा। सबसे पहले अपन बात करते हैं अवतल दर्पण की। तो जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर क्या होती है? आपतित होती है, तो प्रतिबिंब का निर्माण इस दर्पण के सामने ही यहीं पर बनता है, यानी कि वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, अब वस्तु के बराबर भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है, ठीक है, और उससे बड़ा भी हो सकता है। दूसरे अपन आते हैं उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? आभासी व सीधा। आभासी व सीधे का मतलब क्या है? आभासी और सीधे का मतलब क्या है? आभासी किसे कहते हैं? इमेजिनरी, जिसको अपन रियल में नहीं देख सकते, केवल आभासी है, उसको अपन क्या कहते हैं? कि आभासी व सीधा प्रतिबिंब। जैसे मान लो ये क्या है? आपका उत्तल दर्पण है। इस उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आई, तो ये क्या है? यहीं से परावर्तित होती है, तो इसमें क्या होगा? प्रकाश की जो किरण है इस दर्पण के पीछे इस तरीके से मिलती हुई प्रतीत होती है, और यहीं पे आपका फिर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। किसमें? उत्तल दर्पण के अंदर। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? वास्तविक और वास्तविक प्रतिबिंब में, आभासी प्रतिबिंब में, कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसमें जो प्रकाश की किरण है वो वास्तव में मिलती हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब में जो प्रकाश की किरणें हैं वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। आई बात समझ में? फिर आपका जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसको पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई ये तो इमेजिनरी है ना, केवल आभासी है, रियल तो है ही नहीं, तो कैसे पर्दे पे उसको प्राप्त कर लोगे? है कि नहीं? तो उसको अपन कहते हैं क्या? आभासी प्रतिबिंब। थर्ड अपना आता है समतल दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? समतल होता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। जैसे आप घरों में मिरर लगे रहते हैं, दर्पण लगे रहते हैं, आप देखते हैं, तो वो क्या है? समतल दर्पण है, क्योंकि उसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? एकदम समतल है ना, उसको अपन कहते हैं समतल दर्पण। अब समतल दर्पण में एक विशेष प्रकार का परावर्तन होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? पार्श्व परावर्तन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जैसे समतल दर्पण में क्या होगा कि मैंने अगर अपना ये वाला हाथ उठाया है, मान लो इस तरीके से, तो ये कौन सा है? मेरा लेफ्ट हैंड, लेकिन यहाँ पर मेरे सामने क्या रखा हुआ है? मिरर। तो जब मिरर में देखूंगी तो यहाँ पर ये लेफ्ट क्या दिखेगा? राइट दिखेगा। तो आपका दायां बायां दिखता है और बायां दायां दिखता है समतल दर्पण में, जिसे अपन क्या कहते हैं? पार्श्व परावर्तन कहते हैं। आई कैन यही बात समझ में? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है आपसे दर्पणों के बारे में पूछ लिया जाए और आपसे पार्श्व परावर्तन के बारे में इस तरीके से पूछ लिया जाए। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं दर्पण के प्रकार। 3 प्रकार यहाँ पर आपके हैं: समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयाकार दर्पण। समतल दर्पण में जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? समतल होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? समतल दर्पण, और इस तरीके से दिखेगा। गोलीय दर्पण में 2 आ गए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण आपका कैसा होता है? उभरा हुआ, इस तरीके से उत्तल दर्पण है, और अवतल दर्पण अंदर धंसा हुआ क्या होता है? आपका अवतल दर्पण। परवलयाकार, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? इस तरीके से परवलयाकार हो। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखिए समतल दर्पण। तो समतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल। प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होगा, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। तो देखो आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर। फोकस इसका कहां पर होगा, अनंत पर। दर्पण से बिंब की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि u बराबर क्या, v। पार्श्व परिवर्तन इसमें बिंब का बायां दायां दिखता है और जो है आपका दायां बायां दिखेगा इस तरीके से। इसने क्या है अपना राइट हैंड उठाया, लेकिन मिरर में क्या है, क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड दिख रहा है। तो यानी कि ये क्या है, पार्श्व क्या है, परिवर्तन है। ठीक है, आगे बात समझ में, किसमें, समतल दर्पण में। नेक्स्ट अपना जो है आता है कौन सा, गोलीय दर्पण। दो प्रकार है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की साइड धंसा हुआ हो वो होता है अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक पृष्ठ इस तरीके से उभरा हुआ हो उसे अपन कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा, वास्तविक व उल्टा होगा। यानी कि इसमें जो आपके प्रकाश की किरण है वो परावर्तन के पश्चात एक्चुअल में मिलती है। देखिए, वे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो अवतल दर्पण कहलाते हैं ये। ठीक है, आपतित प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती है मुख्य फोकस पर। जैसे मान लो कि ये क्या है, अवतल दर्पण, ये क्या है आपकी मुख्य अक्ष। ये प्रकाश की किरण आपतित हुई, ये फोकस पर मिल गई। ठीक है, ये फोकस पर मिल गई, दर्पण के सामने वास्तव में मिलती हैं। तो प्रतिबिंब कैसा होगा आपका, वास्तविक और उल्टा होगा। अब वस्तु से छोटा भी हो सकता है, वस्तु के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इस तरीके से ये क्या है आपका अवतल दर्पण है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, अंदर की साइड धंसा हुआ है और एक साइड कौन सी पॉलिश, रजत पॉलिश की गई है। नेक्स्ट देखिए उत्तल दर्पण। तो जो आपका उत्तल दर्पण होता है उसका परावर्तक पृष्ठ ऐसे उभरा हुआ होगा, उसे अपन क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। आपतित प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है नहीं, मिलेगी तो किसमें, अवतल दर्पण में, मिलती हुई प्रतीत किसमें होगी, उत्तल दर्पण में। यानी कि जैसे मान लो ये प्रकाश की किरण आपतित हुई तो यहीं से ये तो परावर्तित हो गई, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो गई, मिलती हुई प्रतीत होगी। तो इसे अपन क्या कहते हैं कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। यानी कि जो रेखाएं हैं यानी कि प्रकाश की किरण है वो एक्चुअल में नहीं मिलती, केवल मिलती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर मिलता है, दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। कहाँ, दर्पण के पीछे जो है प्राप्त होता है। देखिए, आपतित प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है मुख्य फोकस पर, दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होंगी। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, आभासी और सीधे, और ये क्या है आपका उत्तल दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, उभरा हुआ है। कैसे याद करेंगे, उ से उभरा हुआ, उ से उत्तल, अंदर धंसा हुआ, अ से अंदर, अ से अवतल, ऐसे याद कीजिएगा। आगे देखिए उत्तल दर्पण के उपयोग। जो आपका उत्तल दर्पण है उसका उपयोग किस किस में किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किस किस में किया जाता है। तो देखो, जो आपका उत्तल दर्पण होता है उसका यूज होता है एक तो साइड मिरर्स में, किसमें, साइड मिरर्स में। यानी कि जो आपके व्हीकल चलते हैं ना उनमें बगल में जो शीशे लगे रहते हैं जिससे आप पीछे के सारे वाहनों को देख पाते हो, वो कौन सा दर्पण है आपका, उत्तल दर्पण। अब आप कहेंगे कि मैम उसमें उत्तल दर्पण क्यों लगाते हैं, पीछे का दृश्य देखने के लिए। क्योंकि उसमें जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा मिल जाता है। मान लो कि व्हीकल के बराबर कहीं आपको उसमें इमेज बनने लगी तो कैसे दिखेगा, तो इसीलिए वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन जाता है, आभासी होता है।
भाई उसमें से आप उसको निकाल तो नहीं सकते हो ना, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनता है और सीधा बनता है। सीधा प्रतिबिंब चाहिए तभी तो अपन जो है सारा अंदाजा लगा पाएंगे कि भाई आगे पीछे लेनी है कि नहीं लेनी गाड़ी। तो इसीलिए साइड मिरर में किसका यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, स्ट्रीट लाइट का मतलब क्या है, गलियों में जो लगी नहीं रहती ऊपर लाइटें, उसमें कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है स्ट्रीट लाइट में। इसके साथ साथ आपका जो उत्तल दर्पण है वो यूज लिया जाता है किसमें, एटीएम मशीनों में भी लगाया जाता है। कैसे, तो देखो जब आप पैसे निकालने जाते हो एटीएम मशीन से तो उसमें साइड में जो है इस तरीके से मिरर लगे रहते हैं छोटे से। क्यों, क्योंकि जब आप एटीएम से पैसे निकालोगे तो आप अपने उसमें जो है पिन लगाओगे। अब पिन लगाओगे तो पहले भाई हम इंडियंस ऐसे ही हैं, हर चीज़ की सिक्योरिटी चाहिए। अब पिन लगाने से पहले क्या बार बार पीछे देखोगे, क्या कोई आपका पिन तो नहीं देख रहा। तो इस वजह से जो है साइड मिरर लगाए जाते हैं कि आप उस साइड मिरर में देख सकते हो कि कौन जो है आपका पीछे से पिन देख रहा है, किसकी नज़र है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो इसीलिए एटीएम मशीन में साइड में कौन सा मिरर लगाया जाता है, उत्तल दर्पण लगाया जाता है। इसके साथ साथ जो टी शेप रोड होती हैं, टी शेप मोड़ जो होते हैं, उन पर आपके उत्तल दर्पण लगाते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि टी शेप है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही है, वहाँ पर एक्सीडेंट के खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी जगह पर जो है टी शेप उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं, टी शेप मोड़ों पर उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं, जिससे जो है वहाँ पर एक्सीडेंट्स को कम किया जा सके। इसीलिए वहाँ पर उत्तल दर्पण का यूज जो है वो किया जाता है। तो देखो वाहनों के पश्च दृश्य देखने में, सजावटी लैंपों में। अब मैं बात करूं अगर किसकी, अवतल दर्पण की, किसकी बात करूं अगर मैं अवतल दर्पण की बात करूं कि इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखो आपके जो है ये एक्टर एक्ट्रेस जिस दर्पण में अपना मुंह देखते हैं उसमें आपका कौन सा लगाया जाता है, यानी कि शेविंग दर्पण में कौन सा मिरर होता है, आपका अवतल दर्पण होता है शेविंग मिरर्स में, ठीक है। उसके बाद जो है आप डेंटिस्ट के पास जाते हो दांतों को चेक कराने, उनकी सफाई कराने या फिर कुछ भी काम कराने, तो जो डेंटिस्ट होता है डॉक्टर, वो क्या करता है, इसी अवतल दर्पण का यूज करता है। किसका, अवतल दर्पण का यूज करता है कौन, दंत चिकित्सा में, ठीक है। इसके बाद जो है आपके टॉर्च लाइट में अवतल दर्पण का यूज होता है। किसमें, टॉर्च में जो है आपके अवतल दर्पण यूज में लिया जाता है। और इसके साथ आपके जो है गाड़ी की हेडलाइट्स होती हैं, आगे की साइड हेडलाइट्स में आपके किसका यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। साथ के साथ टेलीस्कोप में भी अवतल दर्पण का यूज करते हैं। टेलीस्कोप का मतलब क्या है कि आप यहाँ से बैठे बैठे ना आकाशीय पिंडों पर नजर रख सकते हो। तो ऐसे देखते नहीं हो, वो ऐसी बड़ी सी दूरबीन टाइप होती है, कुछ लगी रहती है, उससे देखते रहते हैं आकाशीय पिंडों को, उसको अपन कहते हैं टेलीस्कोप। तो उसमें भी कौन सा दर्पण लगाया जाता है, अवतल दर्पण लगाया जाता है। आई कि यही बात समझ में, आगे चलिए देखिए। अब अपन आते हैं दर्पण से परावर्तन के नियम। क्या आते हैं, दर्पण से परावर्तन के नियम। इन नियमों को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। दर्पण से परावर्तन के नियम समझ आ गए तो आप प्रतिबिंब का निर्माण जो इसके अगले भाग में हम देखने वाले हैं बिल्कुल आसानी से कर लोगे, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर ले लिया एक खाली पेज। अब मैं आपको बताती हूँ कि दर्पण से परावर्तन के नियम। देखिए यहाँ पर मैंने क्या है, मान लो ले लिया एक दर्पण, जो कि कौन सा दर्पण है, अपना अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये मैंने क्या बना दी, ये बना दी मुख्य अक्ष, यहाँ पर ध्रुव P है, यहाँ पर वक्रता केंद्र C है, ये क्या बना दी, मुख्य अक्ष। अब देखिए पहला नियम क्या कहता है, तो परावर्तन का पहला नियम कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण
मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। तो यहाँ कहाँ से गुजरी? फोकस से गुजर गई। अब किसी भी चीज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम 2 प्रकाश की किरणों की जरूरत पड़ेगी। कितनी? 2। अगर 2 प्रकाश की किरण आपने नहीं बनाई तो आपका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए, तो पहला नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। कहां से? फोकस से गुजरेगी। पहला नियम। दूसरा नियम मैं दूसरे कलर से बताती हूं जिससे तुम्हें इजी रहे। देखो, दूसरा नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य फोकस से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है या फिर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। ये हुआ आपका दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है? तो तीसरा नियम मैं एक और कलर से आपको यहां पर बता देती हूं। देखिए, तीसरा नियम अपना कहता है परावर्तन का कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है, ये क्या है? मानो अपना वक्रता केंद्र। तो जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो वो अपने पथ की पुनरावृत्ति करती है, यानी कि वक्रता केंद्र से आई तो यहीं से ये क्या हो गई? यहीं से ही परावर्तित हो गई। तो जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? यानी कि पथ की पुनरावृत्ति करेगी। क्या करेगी? पथ की पुनरावृत्ति करेगी। ये हुए 3 नियम। चौथा नियम क्या कहता है कि अगर आपके जो है प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो ये भी परावर्तन के नियम का क्या करती है? पालना करती है। आई कि नहीं आई ये वाली बात समझ में? ये मैंने क्यों बताए हैं? क्योंकि जब आप प्रतिबिंब का निर्माण करोगे तो जब आप प्रकाश की किरण को आपतित करोगे तो उसका परावर्तन भी तो पता होना चाहिए ना, नहीं तो तुम तो कहीं से भी भेज दोगे हैं। तो उसका परावर्तन का नियम मालूम होगा तो अपन सही जगह से भेज पाएंगे। प्रतिबिंब का निर्माण आपको इतना इजी लगेगा, इतना इजी कि तुम सारे रे डायग्राम खुद से बनाओगे। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आने वाली आती हुई प्रतीत होती है। जैसे मैंने अभी आपको केवल किस में बताया? अवतल दर्पण में। लेकिन सारे दर्पण में अवतल हो चाहे उत्तल हो, सभी में ही आपका यही नियम लगेंगे। अभी मैंने केवल अवतल में बताया, उत्तल में क्या होगा? मिलती हुई प्रतीत होंगी। सिर्फ यही तो है ना कि वहां से गुजरती हुई प्रतीत होगी। देखो क्या कहा कि आपके कोई प्रकाश की किरण कहाँ आ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती है। तो यहाँ पर ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित हुई, कहां से गई? फोकस से गई। ठीक है, या फिर अगर हमने उत्तल दर्पण बनाया, मान लो कि ये अपने पास क्या है? उत्तल दर्पण। यहाँ से ये मुख्य अक्ष, यहाँ से प्रकाश की किरण आपतित, तो यहाँ पर क्या है? ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत आपको, यानी कि फोकस से गुजर गई है। ठीक है, ये हुआ पहला नियम। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि मुख्य फोकस से आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये क्या है? वक्रता केंद्र। ये क्या है? फोकस। तो अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है।
तो इसे अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का जो परावर्तन है उसका दूसरा नियम दर्पण के लिए। फिर देखिए, वक्रता केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण अपने पथ की पुनरावर्ती, तो ये क्या है, दर्पण, ये क्या है, मुख्य अक्ष, ये क्या है, वक्रता केंद्र। तो मान लो कि यहीं से प्रकाश की किरण आई तो अपने पथ की क्या करेगी, पुनरावर्ती करेगी। ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के नियम की क्या करती है, पालना। तो ये क्या है, ध्रुव, यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हुई तो ये भी परावर्तन के नियम की क्या करेगी, पालना करेगी। आगे बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। सबसे पहला अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब में जो आपकी प्रकाश की किरणें हैं वो वास्तव में मिलती हैं, तभी तो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वास्तविक। दूसरा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं। तीसरा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो देखो, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरण वास्तव में प्रतिच्छेदित करती है, आभासी प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। दूसरा है पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो यहाँ पर आज की इस क्लास में हमने पढ़ लिया दर्पण के बारे में और दर्पण में परावर्तन के नियम यहाँ पर हमने पढ़ लिए और प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लिया। अगली क्लास में जो है हम एक एक दर्पण लेंगे और उनसे प्रतिबिंबों का निर्माण करना सीखेंगे। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या पढ़ा है, दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं अपन, कि जब किसी कांच के पृष्ठ के एक साइड रजत पॉलिश कर दी जाए उसे अपन कहते हैं दर्पण, जो कि अपना परावर्तक पृष्ठ है। दर्पण जो है अपने गोलीय दर्पण देखे हैं दो, कौन कौन से, उत्तल और अवतल। उभरा हुआ हो जिसका परावर्तक पृष्ठ उत्तल दर्पण, अंदर धंसा हुआ परावर्तक पृष्ठ हो अवतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, जिसमें पार्श्व परिवर्तन या पार्श्व परावर्तन भी पाया जाता है, यानी कि दायां बायां दिखता है, बायां दायां दिखता है। और परवलयाकार दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ परवलयाकार हो। अब देखिए अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी और सीधा। इसके बाद जो समतल दर्पण है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। इसके बाद जो है हमने देखा आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। तो वास्तविक प्रतिबिंब जिसमें आपकी प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित करती हैं, इन्हें पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और ये कैसे होते हैं, उल्टे। आभासी प्रतिबिंब में जो प्रकाश की किरणें हैं वो प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं। आभासी प्रतिबिंब आपके सीधे बनते हैं और इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके साथ हमने देखा दर्पण से परावर्तन के नियम। पहला क्या था कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो क्या है, फोकस से गुजरती है। दूसरा क्या देखा हमने कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा क्या देखा, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो वह अपने पथ की पुनरावृत्ति करती है। चौथा क्या देखा कि ध्रुव पर आपतित किरण भी परावर्तन के नियम की पालना करती है। इसके साथ जो है हमने दर्पण से परावर्तन के नियम देख लिए, दर्पण के बारे में देख लिया, बिंबों के बारे में देख लिया। प्रतिबिंब जो है हम बनाएंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।